हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे मैप का नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर रहे हैं साउथ अमेरिका पॉलिटिकल मैप और जरूरत पड़ने पे हम लोग फिजिकल मैप भी कवर करेंगे। और जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप लोग शुरू के जो 5 लेक्चर मैंने कराए हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है उसको पहले कवर करिए। वहां से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि कैसे हमको मैप पढ़ना है, क्योंकि ये जो मैप है ये आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जनरल स्टडीज का जो जीएस का पेपर होता है उसमें लगभग 50 से 70% क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर पाओगे। ये केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी तक ही सीमित नहीं होता, ये इकोनॉमिक्स की व्यवस्था कर लिए या इंटरनेशनल रिलेशन को देख लीजिए या फिर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो ये हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोकेशन पे बेस्ड आपकी पकड़ और समझ अच्छी होनी चाहिए। बात इसमें आती है कि मैंने इस बार इनिशिएट किया कि क्यों ना मैं आपको डायरेक्टली एटलस को ही पढ़ाऊं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे पास एटलस तो है लेकिन हमें जो मन में आता हम वहां से उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं, हमें उसकी कोई सीक्वेंस नहीं पता, ना उसके कोई नोट्स पता है हमारे पास। तो मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं और क्लासेस भी रेगुलर दे रहा हूं। तो आज हम उसी कड़ी में अपना सेकंड कॉन्टिनेंट कवर कर रहे हैं जो कि साउथ अमेरिका शुरू करेंगे और ये मैक्सिमम 3 लेक्चर में ये कवर हो जाएगा। पॉसिबल हुआ तो 2 लेक्चर, नहीं तो 3 लेक्चर में पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको देखनी है कि आप लोगों के पास एटलस वगैरह तो हो गया होगा, अब तो आप लोगों ने अपने सामने रख लिया होगा एटलस वगैरह, और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, मतलब जूम कम कर रहा हूं। तो देखोगे यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस महाद्वीप से दो जो है कि महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखाएं जाती है। पहली कौन सी जाती है वो आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये इक्वेटर जाती है 0 डिग्री वाली, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री की भूमध्य रेखा। और दूसरी आपकी जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जाती है जिसको हम लोग कहते हैं 23.5 डिग्री साउथ में। अच्छा, जिन लोगों को ये लग रहा होगा कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं, या जो पहली बार लेक्चर ले रहे होंगे, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट तो कर रहा हूँ कि पहले एक बार आप वो लेक्चर देख लीजिए जो नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड है। मैं गारंटेड कह सकता हूं कि आपको ये सारे लेक्चर पसंद आएंगे और आप फिर पूरी मैपिंग करके ही इस चैनल से विदा लेंगे। पूरी मैपिंग आप करेंगे, देखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो यहाँ पे हमें 2 काल्पनिक रेखाएं मिलती हैं और अगर हम देखें, बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 रूट हैं। हम किसी भी 2 रूट या 3 रूट का पालन करके हम पूरे नॉर्थ साउथ अमेरिका को कवर कर सकते हैं। जैसे एक रूट हमारे पास ये है कि हम वेनेजुएला से शुरू करें और यहाँ के कॉन्टिनेंट को, मतलब यहाँ के देशों को पढ़ते हुए यहाँ तक आ सकते हैं। एक रूट तो हमारे पास ये है। दूसरा रूट हमारे पास ये है कि हम इस तरीके से कोलंबिया वगैरह से होते हुए, चिली होते हुए जो है कि हम यहाँ से कवर करें। या तीसरा रूट हम फॉलो कर सकते हैं कि पेरू, बोलिविया, पराग्वे, उरुग्वे होते हुए जो है कि हम बाहर निकल सकते हैं। तो ये हमारा रूट नंबर 1 हो गया, ये रूट नंबर 2 हो गया और ये रूट नंबर 3 हो गया। तो हम तीनों रूट को फॉलो कर सकते हैं या किसी भी एक रूट को फॉलो करके हम एक एक तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूं कि आपको कैसे पढ़ना होता है। पहले हम कोस्टल एरिया के रीजन को कवर कर रहे होते हैं, कोस्टल लोकेशन को कवर कर रहे होते हैं, और फिर साथ में एक्स्ट्रा जो है कि हमें झीलें, नदियां और पहाड़, पर्वत, ये सारी चीजों को हम लोग कवर कर रहे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब यहां पर मैं जूम करता हूं और मैं सबसे पहले शुरू करता हूं आपके पश्चिमी तट की तरफ। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि साउथ अमेरिका जो है आपको कहां कहां देखने को मिल रहा है। तो आप देखोगे यहां पे साउथ अटलांटिक ओशन भी देखने को मिल रहा है, साउथ पैसिफिक ओशन इस तरफ देखने को मिल रहा है, यानी कि पेरू हो गया, चिली हो गया या इक्वाडोर हो गया। इस पश्चिमी तट पे आपको साउथ पैसिफिक ओशन देखने को मिल रहा है। और इस तरफ ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना की तरफ आपको साउथ अटलांटिक ओशन देखने को मिल रहा है। और नीचे अगर आप देखोगे, नीचे आप देखोगे तो ये साउदर्न ओशियन देखने को मिल रहा है, यानी कि दक्षिणी महासागर जिसे हम लोग कहते हैं, अंटार्कटिक भी कह सकते हैं, ये अंटार्कटिक वाला। तो ये सभी देखने को आपको मिलेगा। और अगर हम थोड़ा सा ऊपर देखना चाहेंगे तो यहां पर आप देखोगे कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन भी है और यहाँ पे आपको कैरिबियन सी देखने को मिलेगा, यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ओशन मिलेगा। तो चीजें रिवाइज हो रही होंगी, चीजें याद आ रही होंगी कि हमें कहां से शुरू करना है। हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पे पढ़ा था, एक पनामा की नहर पड़ी थी, यानी कि पनामा कैनाल पड़ा था, गल्फ ऑफ पनामा पड़ा था। यहाँ पे गल्फ ऑफ डेरियन, देखिए ये रहा, ये जो मैं आपको वहां पे दिखा रहा था ये रहा गल्फ ऑफ डेरियन। देखिए इसमें लिखा हुआ है, अपने मैप में आप देख सकते हो, इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा, कोलंबिया के एकदम टिप पर देखने को मिलेगा, जो नॉर्थ अमेरिका में हमें नहीं मिल रहा था। फिर हमने यहाँ पे कोलन बंदरगाह को देखा था, यहाँ पनामा को देखा था, और फिर हम यहीं से प्रवेश कर जाते हैं। ये सारी चीजें थी। तो अब हम यहाँ से पहले एक एक कंट्री को देखेंगे, उसकी राजधानी को देखते हुए चलेंगे, क्योंकि आरओ एग्जाम्स में आप देखोगे कि उनकी राजधानियां भी पूछी गई। हालांकि नॉर्थ अमेरिका के अभी कुछ देश ऐसे बचे हुए हैं जो छोटे छोटे देश है, जिसको होंडुरास, बेलिज, ये सब कहते हैं। इसको हम लोग कंप्लीट होने के बाद, जब साउथ अमेरिका भी कंप्लीट हो जाएगा, तब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे।
अब जैसे अगर हम पश्चिमी तट से चलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे, कौन से देश को शुरू करेंगे, तो कोलंबिया हम लोग सबसे पहले देखते हैं और इसकी राजधानी का नाम क्या है, बोगोटा। क्या नाम है, बोगोटा। कोलंबिया के नीचे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हमें इक्वाडोर देखने को मिलता है और इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो होती है, क्वीटो। तो ये सब आप अंडरलाइन करते हुए चलिएगा कि कौन कौन से हम देश पढ़ रहे हैं, क्योंकि बात अगर मैं कहूं आपसे तो जो कोलंबिया अगर देश की बात करूंगा तो कोलंबिया आपको किसमें देखने को मिल रहा है, पैसिफिक ओशन में देखने को मिल रहा है। साथ में अगर आप यहां से देखोगे तो यहां आपको अटलांटिक ओशन में भी देखने को मिल रहा है। यही वो प्रश्न होते हैं जो आपसे मिलान करने के लिए पूछे जाते हैं। लेकिन अगर इक्वाडोर को देखोगे तो ये पूरी तरीके से पैसिफिक ओशन में है। इसी तरीके से वेनेजुएला को देखोगे तो ये पूरी तरीके से अटलांटिक ओशन में है। तो ये पूछा जाता है। तो अगर आप देखोगे कि साउथ अमेरिका का उत्तरी देश कौन सा होगा जो दोनों महासागरों में स्थित है, तो कोलंबिया। इधर से पैसिफिक ओशन और इधर से अटलांटिक ओशन। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले कोलंबिया को देखा जिसकी राजधानी बोगोटो, आपको अंडरलाइन कर लेना है या अपना हाईलाइट कर लीजिए जिस भी तरीके से आपको समझ में आए। इक्वाडोर की बात करेंगे तो क्यूटो हो जाएगी। इसके बाद नीचे आते हैं पेरू। पेरू की राजधानी एकदम तट के समीप है, लीमा। क्या नाम है पेरू की राजधानी का, लीमा। ये बिल्कुल तट के किनारे है। इसके नीचे अगर हम लोग आते हैं तो यहां पर हम देखेंगे चिली। कुछ इस तरीके से चिली लिखा होता है। और चिली की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वेलपेराजो यहाँ पे देखने को, सॉरी, सेंटियागो देखने को मिलती है। चिली की राजधानी क्या है, सेंटियागो है, जो कि स्टार बना हुआ है और ये चिली हमारा देश है। तो इसकी राजधानी सेंटियागो है। ये भी तट से थोड़ा सा दूर है या यूं कहो कि तट के ही समीप है। हालांकि पूरी की पूरी चिली जो है मिर्ची की तरह लटकी हुई है पूरी की पूरी, किसमें, साउथ पैसिफिक ओशन में। और इस तरीके से आप नीचे तक आ जाते हो। फिर इसके बाद हम ऊपर चलते हैं तो हम इस तरफ देशों को देखेंगे, जरा क्रम वाइज देखना कि यहां से फिर शुरू करेंगे कोलंबिया, क्योंकि कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। फिर यहाँ पे आप वेनेजुएला देखोगे और वेनेजुएला की राजधानी क्या रहेगी दोस्तों, तो इसकी राजधानी बिल्कुल आपको तट के समीप देखने को मिलेगी, कराकस। कराकस जो है कि इसकी राजधानी होती है। इसके बाद आप देखोगे कि आपका एक देश मिलेगा, क्या नाम मिलेगा उस देश, जिसका नाम है गुयाना। और गुयाना की राजधानी आपको मिलेगी जॉर्ज टाउन, ये भी तट के समीप मिलेगी। फिर उसके बाद आपको सूरीनाम देखने को मिलेगा जिसकी राजधानी ये रहेगी परमरिबो। और उसके बाद फ्रेंच गुयाना। ध्यान देना, गुयाना और फ्रेंच गुयाना दोनों भाई भाई है और दोनों भाई कभी भी आपस में एक साथ नहीं रहते हैं, इसलिए ये आपस में बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। और इसकी जो राजधानी रहेगी वो काइनिन रहेगी। क्या रहेगी, काइनिन। और इसके बाद आप बहुत बड़ा एक क्षेत्र देखोगे जिसे हम ब्राजील कहते हैं। और ब्राजील की राजधानी नीचे आपको देखने को मिलेगी ब्राजीलिया। कहां पे मिलेगी, जहां पे मैंने टिक लगा रखा है, ब्राजीलिया, यहां पे राजधानी मिलेगी। इसके नीचे अगर आप उतरेंगे तो ब्राजील के नीचे आप आओगे तो उरुग्वे यहां पे देखने को मिलेगी जिसकी राजधानी मोंटेवीडियो मिलेगी। और उरुग्वे का एक छोटा भाई होता है, बड़ा भाई कह सकते हो, पराग्वे। और पराग्वे की राजधानी असंसियस है। क्या नाम है, असंसियस। ये कई बार पूछा गया पराग्वे की राजधानी को। अब यहां पर आप देखोगे कि कभी भी दो भाई एक साथ नहीं रहते हैं। अक्सर होता है ना कि जब माता पिता नहीं रहते तो बंटवारा हो जाता है घरों में। तो हमने गुयाना और फ्रेंच गुयाना को देखा कि दोनों बाउंड्री आपस में शेयर नहीं करते। उसी तरीके से उरुग्वे और पराग्वे ये भी दोनों अपनी आपस में बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। और इसलिए जो है कि आप देखोगे पराग्वे एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जबकि उरुग्वे हमारा तटीय क्षेत्र में, साउथ अटलांटिक ओशन में। और अगर हम इसके और नीचे आते हैं तो अर्जेंटीना को हम देखेंगे। इस तरीके से अर्जेंटीना आपका लिखा होगा, अगर आप देख पा रहे होगा अपने मैप में। और उसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। ये भी एक तट के समीप ही राजधानी है, ब्यूनस आयर्स। इंपॉर्टेंट है ये राजधानी। और एक देश हमारा बचता है लैंडलॉक के रूप में, एक और, बोलीविया। बोलीविया की राजधानी आपको लिखेगी लापाज, उसी के नीचे लिखा होता है लापाज। तो बोलीविया और पराग्वे ये दो ऐसे देश हैं जो साउथ अमेरिका के लैंडलॉक्ड है। बाकी सारे देश जो है कि क्रम वाइज है। अब जरा मेरे साथ एक बार आप रिवीजन करिए, बहुत तेजी से रिवीजन करना है आपको। कैसे करना है, चलो शुरू करते हैं हम लोग। आई होप, उम्मीद करता हूं अभी तक आपने सारे टिक लगा लिए होंगे। और तरीका वही है कि हम एक एक एरिया में बढ़ते हैं और हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने साथ में इस चीज को रिवाइज करते हुए चलेंगे। अगर हम देखेंगे यहाँ पे कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा मिलेगी। उसके नीचे आप आओगे इक्वाडोर, इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो। उसके नीचे आ जाओ पेरू, पेरू की राजधानी लीमा। और उसके नीचे अगर आप आओगे तो चिली देखने को मिलेगा और चिली की राजधानी आपको सेंटियागो देखने को मिलेगी। ये तो होगा पश्चिमी तटीय क्षेत्र जो हमने रिवाइज कर लिए। अब इसके बाद ऊपर की ओर चलते हैं हम लोग दोबारा। तो हमने फिर से देखा था कोलंबिया और इसकी राजधानी बोगोटा थी। फिर वेनेजुएला जिसकी राजधानी आपको कराकेस देखने को मिली। गुयाना, गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन थी। सूरीनाम की राजधानी परमरीबो हो गया। और उसके बाद फ्रेंच गुयाना था जिसकी राजधानी काइनिन थी। फिर ब्राजील हमने पढ़ा, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया पड़ी थी। ब्राजीलिया के नीचे हम लोगों ने उरुग्वे पढ़ा था जिसकी राजधानी मोंटेवीडियो पड़ी थी। इसके बाद हम लोगों ने अर्जेंटीना को पढ़ा जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स पड़ी थी। और उसके बाद लैंडलॉक कंट्री की बात करें तो पराग्वे पढ़ा था जिसकी राजधानी असंसियस थी। फिर उसके बाद एक और लैंडलॉक कंट्री थी बोलीविया, बोलीविया की राजधानी आपकी लापाज थी। तो ये तो हो गया आपके देश। अब क्लियर हो गया आपको कि साउथ अमेरिका में कितने देश हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। और कहां पे, कौन कौन से तट पे हमने पढ़ी, कौन से लैंडलॉक्ड है, उनकी राजधानी कहां पे, ये चीजें आपने देख ली।
तो अब हमारा सेकंड काम क्या होगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका में, जिसमें हमने कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको के तटीय क्षेत्रों को देखा, और तटीय क्षेत्रों के साथ हम लोगों ने वहां पे कुछ गल्फ वगैरह देख ली थी, चैनल वगैरह देख लिए थे। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चैनल है इसको हम बाद में कवर करेंगे, पहले हम इसके फिजिकल मैप की ओर चले, ताकि जो आपको यहाँ पे एंडीज पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस होंगी उनको कवर करते हैं। तो चलिए फिजिकल मैप पे आ जाइए अब आप लोग। तो यहाँ पर अब आपको साउथ अमेरिका की फिजिकल मैप की इमेज दिख रही होगी, और आप लोगों के मैप में भी होगी, एटलस में भी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि मैंने आज सुबह ही जो है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के साथ साथ यूपीपीसीएस मेंस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और ग्लैंस एकेडमी के द्वारा कौन से नए इनिशिएटिव चलाए जाएंगे, उसकी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने अपलोड की थी। आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो उसे जरूर देख लेना, हमारे यूपीपीसीएस स्ट्रैटेजी वाले प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, या फिर नॉर्मल वीडियो सेक्शन में भी आपको आज मिल जाएगी। क्योंकि अब मैं एक नया इनिशिएटिव चला रहा हूँ, एक हमारे सेलेक्टेड भाई साहब हैं उनके साथ मिलकर, और एक दो लोग और हैं, कि मैं वहां पर आप लोगों को मेंस ओरिएंटेड पूरे अप्रोच के साथ मॉडल आंसर और साथ में प्रैक्टिस पेपर, और उसके साथ ही हम लोग क्लास नोट्स को भी तैयार करेंगे, क्योंकि ये सारी डिटेल्स आप लोग वहां पे देख लीजिएगा। तो चलिए टॉपिक पे दोबारा आते हैं, और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ ब्राउन सा एरिया दिख रहा होगा, ये वाला ब्राउन एरिया दिख रहा है, ये ब्राउन एरिया। अगर मैं इस ब्राउन एरिया की बात करूं तो ये लगभग जो है कि साउथ अमेरिका के 7 देशों से होकर गुजरता है। ध्यान देना मेरी बात को, 7 देशों से होकर गुजरता है। कहां से शुरू होता है इसका विस्तार? चिली से शुरू होकर वेनेजुएला तक जाता है। कहां तक? चिली से होकर वेनेजुएला। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अभी आपने देखा पहला देश चिली, और यहाँ पे देखना ये जो दूसरा देश है इसका नाम है अर्जेंटीना, ठीक है, AR मैंने लिख दिया, अर्जेंटीना ये भी है। फिर यहाँ पर एक आपने देश देखा जिसका नाम क्या देखा था आपने? बोलीविया देखा था, ठीक है, बोलीविया बस मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पर एक आपने देश देखा था, याद होगा आपको, इक्वाडोर हो गया। फिर यहाँ पे आपने एक देश देखा था जिसका नाम क्या बताया था मैंने? कोलंबिया बताया था। फिर एक यहाँ पे आपने देश देखा था वेनेजुएला, और एक यहां पर जो छूट रहा था इसका नाम था पेरू। तो अब आप देखोगे कि 7 देशों से ये पूरी तरीके से जाती है। कहां कहां से जा रही है? अर्जेंटीना में भी इसका विस्तार है, चिली में भी इसका विस्तार है, बोलीविया में इसका विस्तार है, पेरू में विस्तार है, इक्वाडोर में विस्तार है, कोलंबिया में विस्तार है, और वेनेजुएला में। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं, या आप भी लिख सकते हो कि एंडीज जो पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला का विस्तार जो है वो कहां से शुरू होता है? वो अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वेनेजुएला से शुरू होकर, क्योंकि यहां से शुरू होकर पूरा यहां पे आके खत्म होता है। वेनेजुएला से लेकर चिली तक जो है कि इसका विस्तार है। टोटल कितने देशों में? 7 देशों में इसका विस्तार है। पहली चीज ये समझ में आ गई। तो ये दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में होती है। अगर मैं दूसरी इसकी विशेषता बताना चाहूं आपको, दूसरी विशेषता भी आपको लोग यही मैप में ही नोट डाउन करना है, क्योंकि इतनी जगह आपके मैप में रहती है कि आप कहीं पे भी इसे नोट डाउन कर लो। क्योंकि मैं आज आपको हो सकता है पॉसिबल करूंगा, क्योंकि मैंने कहा था नॉर्थ अमेरिका के मैं पूरे नोट्स भेजूंगा मैप के भी, तो आज मैं भेजने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, टाइम मिलते ही इस क्लास के बाद मैं भेजूंगा। क्योंकि मेरा आप देखोगे मैप में मैंने इतनी छोटी छोटी चीजों को मेंशन किया था, इस पूरे मैप को रंगीन बना दिया था। आप देखोगे तो कहोगे कि हाँ सर इसमें कहीं जगह आपने छोड़ी नहीं, तो आप भी इन सब चीजों को मेंशन करिए बिल्कुल। अब यहां पे देखोगे कि सबसे पहली पॉइंट आप यहां पे लिख सकते हो कि ये क्या है? ये विश्व की, ध्यान देना, विश्व की सबसे लंबी, अच्छा ऊंची की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान देना। लंबी का मतलब होता है ये जो लेंथ है, ये लेंथ की बात हो रही है, जो लगभग कई हजार किलोमीटर में होती है। तो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, पर्वत श्रृंखला है। तो पहली विशेषता तो ये हो गई। दूसरी इसकी विशेषता आप लिख सकते हो कि ये दूसरी सबसे ऊंची क्या है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ध्यान देना कि ये दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ये चीज। अब आपको कहोगे ऊंची का मतलब सर कि जितनी हाइट पे जो है कि कोई माउंटेन मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला आपको हिमालय में मिलेगी। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जो लगभग 8,848 मीटर है। इट मींस कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो अप्रॉक्स जो है कि 9 किलोमीटर की लेंथ के आसपास आती है। 9 किलोमीटर, जमीन से 9 किलोमीटर ऊपर देखोगे तो उसे कहा जाता है ऊंची। और इस मामले में सेकंड नंबर पे जो है कि यहां पर है, सेकंड नंबर पे दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी यहां देखने को मिलती है। तो एंडीज की विशेषता क्या लिखी आपने कि एक तो ये सबसे, इन शॉर्ट अगर मैं कहूं कि विश्व की जो है कि नंबर 1 पे लंबी है, और सेकंड नंबर पे ये क्या होती है? सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। तो अब जरा यहां पे मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। मैं जो बोल रहा हूं कि एंडीज पर्वत का विस्तार आपके वेनेजुएला से शुरू होके आप देखोगे कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना होते हुए पूरा चिली तक इसका 7 देशों में विस्तार है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह एक नवीन मोड़दार पर्वत है। दूसरी विशेषता इसकी लिखो। अच्छा, नवीन मोड़दार से याद आया, आपने कुछ ब्लॉक पर्वत भी देखे थे नॉर्थ अमेरिका में,
में, याद है उसका नाम सियरा नेवादा था। किस तट पे था, पश्चिमी या पूर्वी, तो आपको पता होना चाहिए पश्चिमी तट पे था सर, कैलिफोर्निया के पास ही तो था, यूएसए के अंतर्गत हमने बताया था सियरा नेवादा ब्लॉक पर्वत है, बाकी सारे पर्वत नवीन मोड़दार थे। तो यह भी एक नवीन मोड़दार पर्वत है जो कि भूकंप की उत्पत्ति और ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्रभावित विश्व के संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। अब यहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी का क्या कनेक्शन है इससे, तो इस कनेक्शन को मैं मेंस ओरिएंटेड जो क्लासेस अब शुरू करने वाला हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी की, वहां पे पूरा स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से नवीन मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति होती है और वहां पर भूकंप और ज्वालामुखी एक नॉर्मल क्रिया हो जाती है जहां पे ये सब देखने को मिलता है। क्लियर हो गई यहां तक की बातें। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, हम कोलंबिया की तरफ चलते हैं। अब जरा एक एक करके हम शुरू करते हैं अपना एक एक करके पॉइंट को। यहां तक चीजें समझ में आ गई कि आपने देशों को पढ़ लिया, उनकी राजधानी पढ़ ली, फिर एंडीज के बारे में एक बेसिक नॉलेज ले ली, कितने देशों से होकर जाती है, विश्व के स्तर पर इसकी कौन सी सबसे लंबी है, कौन सी सबसे ऊंची है, ये सारी विशेषता आपने कवर आउट कर ली इसको। अब आप लोग अपने मैप में देखिए, नॉर्थ साइड में कोलंबिया देश जहां पे दिख रहा होगा, इसी फिजिकल में देखना, अगर फिजिकल में नहीं दिख रहा तो आप पॉलिटिकल में भी देख सकते हो, क्योंकि आपके पास मैप दोनों पेजों पे है, एक तरफ फिजिकल है लेफ्ट साइड में, एक तरफ राइट साइड में जो है कि पॉलिटिकल मैप है। तो आप देखोगे कोलंबिया में बोगोटो राजधानी के ऊपर फिजिकल में देखिए मैगदलेना करके एक नदी का नाम लिखा होगा, मैगदलेना, ठीक है, MAGDALNEE करके होगा मैगदलेना। मैगदलेना नदी मिल गई। इसकी अगर हम बात करें, इसकी विशेषता आपको लिखनी, तो आप यहीं पर लिख सकते हैं इसके बारे में, मैगदलेना के बारे में, कि ये एंडीज पर्वत से निकलने के बाद कोलंबिया से होते हुए कैरिबियन सागर में ये गिरती है और यह कोलंबिया की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो इंपॉर्टेंट ये बनता है कि आपसे जब पूछा जाता है कि मैगदलेना नदी कहाँ की है, तो आपको बताना साउथ अमेरिका की, और किस देश में है, ये आपके कोलंबिया में, और ये कहाँ पे गिर रही है, तो कैरिबियन सी तो है यहाँ पर। आप देखोगे अगर कैरिबियन सी है, इट मीन्स कि ये यहाँ से होते 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 यहाँ पे कैरिबियन सी में गिर जाती है। कहां पे गिरती है, कैरिबियन सी में गिर जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर आप इसके नीचे उतरोगे तो आपको इक्वाडोर देखने को मिला था। क्या देखने को मिला था, इक्वाडोर देखने को मिला था। उसकी राजधानी क्यूटो थी, और क्यूटो के पास आपको एक कोटोपैक्सी देखने को मिलेगा और चिम्बाराजो देखने को मिलेगा। अब इन दोनों के बारे में विशेषता लिखो, क्योंकि कई बार होता है मिलान करने के लिए आता है कोटोपैक्सी, और कभी कभी पूछा जाता है ज्वालामुखी पर्वत के नाम से, कभी पूछा जाता है कि किस राज्य में या किस देश में है। तो यहाँ कोटोपैक्सी आपको दिख गया होगा, एक तरफ चिम्बाराजो दिख गया होगा क्यूटो के पास। मिला कि नहीं मिला, तो अगर आपको मिल गया है कोटोपैक्सी, तो कोटोपैक्सी के बाहर आप निकाल कर लिख सकते हो कि ये विश्व का सबसे ऊंचा, क्या मैंने बताया, विश्व का ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। अच्छा, सक्रिय का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए जरा। मैं तो यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, आप छोटा छोटा लिखिएगा, ठीक है, ताकि और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर हो सके। ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। सक्रिय का मतलब होता है जहां पर हर 2 साल में, 1 साल में, 5 महीने में, 6 महीने में, मतलब एक निरंतर तरीके से ज्वालामुखी का उद्भेदन होता रहता है। ज्वालामुखी यहाँ पे पैदा होती रहती है और यहाँ पे उद्भेदन होता रहता है। तो कह सकते हो कि पृथ्वी के गर्त में, पृथ्वी के गर्भ में कहीं ना कहीं ज्वालामुखी की क्रिया यहाँ पे लगातार चलती रहती है, और इसके द्वारा जो बनने वाला पर्वत होता है वो सबसे ऊंचा पर्वत है। तो कोटोपैक्सी को विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत माना जाता है। जबकि अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, जबकि चिम्बाराजो की बात करें, चिम्बाराजो को, तो ये इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है। कहां की है, ये इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं अभी बता रहा हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब दोनों में बात समझना, मैं तो यहाँ पे मिटा दूंगा, आपको लिखा हुआ होना चाहिए। इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी हो गई। अभी ध्यान देना कि साउथ अमेरिका की नहीं मैं बता रहा हूं, केवल इक्वाडोर देश की बता रहा हूं कि यह सबसे ऊंची चोटी है। अंतर देखो, आप देखो कि चिम्बाराजो में लिखा हुआ 6267 मीटर, कोटोपैक्सी में लिखा हुआ 5896 मीटर, यानी कि इतने ही किलोमीटर तक जा रही है, 5 किलोमीटर तक, और ये 6 किलोमीटर तक जा रही है। लेकिन आपने कहा कि कोटोपैक्सी को भी सबसे ऊंचा बताया, विश्व का सबसे ऊंचा। तो ध्यान देना कि ज्वालामुखी पर्वत के बारे में जब भी अगर पूछा जाएगा कि माउंट कोटोपैक्सी किस देश में, तो आपको लगाना इक्वाडोर में, या पूछेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी वाला पर्वत अगर पूछा जाएगा तो कोटोपैक्सी लगाना है। अदरवाइज जो है कि सबसे ऊंचा पर्वत आपको पता है माउंट एवरेस्ट है, हिमालय के अंतर्गत आता है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन वो ज्वालामुखी तो नहीं है ना, इसलिए उसको ज्वालामुखी की श्रेणी में काउंट नहीं किया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब और नीचे आ जाओ, नीचे आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे बोलीविया देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, बोलीविया। अब आप कहोगे सर पेरू आपने छोड़ दिया, तो मैं अभी पेरू पे नहीं जा रहा हूँ, पहले बोलीविया पे आइए आप। बोलीविया का जो पठार है वो एंडीज पर्वत का एक अंतरा पर्वतीय पठार है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता चलेगा अंतरा पर्वतीय पठार क्या होता है, तो उनके लिए मैं सजेशन दूंगा, पहला लेक्चर देखो, वहां पे पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। हालांकि मैं यहाँ पे एक डेमो दे देता हूँ कि ये कुछ इस तरीके से पर्वत हो गया और ये पठार हो गया और ये हो गया।
मतलब दो पर्वतों के बीच में जो पठार स्थित होता है उसे हम अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं और इसे हम एल्टी प्लेनो भी कहते हैं। अब बोलीविया का प्लेटू कहां देखने को मिल रहा है, ये लिखा हुआ है, बोलीविया देश के पास ही देखने को मिलेगा बोलीविया प्लेटू। आप इसके बारे में लिख सकते हो पहली चीज कि ये एक अंतरा पर्वतीय पठार है। कैसा पठार है, अंतरा पर्वतीय पठार। दूसरा आप इसकी विशेषता लिख सकते हो कि इसी को हम एल्टी प्लेनो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्टी प्लेनो, ठीक है, इसे हम एल्टी प्लेनो भी कहते हैं। बोलीविया के पठार को कहते हैं एल्टी प्लेनो। और यह पठार दक्षिण अमेरिका में टिन भंडार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। यानी ये जो पठार है ये किसकी इंपॉर्टेंस देता है, ये टिन भंडार की भी इंपॉर्टेंस देता है। यानी यहाँ पे टिन के भंडार भी हैं, ये भी लिख सकते हो। और साथ ही आप देखोगे कि यहाँ पे पेरू और बोलीविया की सीमा पर अवस्थित टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। ध्यान से समझना, यहां पे आपको देखने को मिलेगा लेक टिटिकाका, ये दिख रहा है। तो इस तरफ तो आपको देखने को मिलेगा पेरू और इस तरफ आपको देखने को मिलेगी बोलीविया की राजधानी लापाज। आई थिंक नहीं दिख रहा होगा तो मैं जूम कर देता हूं, ये लीजिए, आप देखने को मिलेगा ये आपका लेक टिटिकाका लिखा हुआ है और ये येलो मतलब ब्लू कलर का पानी बना हुआ है। यहाँ पे ये हो गया आपका बोलीविया देश और इधर हो गया आपका पेरू देश। तो इनकी सीमा पर स्थित है और इस झील के बारे में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखनी है कि ये सबसे ऊंची नौगम्य झील है। अब आप कहोगे सर नौगम्य झील का मतलब क्या होता है, पहले हमें ये बताइए, आगे तब बढ़ेंगे। नौगम्य झील का मतलब होता है यानी कि जहां पर आप बोटिंग कर सकते हो। तो कहोगे सर बोटिंग तो हर जगह कर सकते हैं, लेकिन अगर समुद्र तल के आधार से जब इसकी ऊंचाई मापी जाती है तो बोलीविया की ये जो झील है टिटिकाका, ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है और जहां पे नौगम्यता यानी कि जहां पे बोटिंग होती है, जो लोग टूरिस्ट के रूप में डेवलप किया गया है। तो टिटिकाका झील किस सीमा पर है, पहले तो ये पता होना चाहिए। एक तरफ पेरू है और दूसरी तरफ बोलीविया है, इन दो देशों के मध्य स्थित है। आप अपने पॉलिटिकल मैप में भी देख सकते हो, छोटा सा व्हाइट ब्लू कलर का पानी बनाया गया होगा। तो ये हो गई टिटिकाका झील की जानकारी। वहीं अगर आप देखोगे तो बोलीविया में ही जो उसकी राजधानी है लापाज के समीप ही आपको एक लेक पोपो देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, लेक पोपो। अब राजधानी के पास ना भी मिले तो जहां पे बोलीविया प्लेटो लिखा हुआ है उसी के पास आप देख सकते हो, यहाँ पे बोलीविया की राजधानी के पास एक क्या मिलेगी, रापाज के पास पोपो झील मिलेगी। और ये पोपो झील मुख्यतः कहाँ पे मिलेगी, पूरी तरीके से बोलीविया के अंतर्गत ही आती है लेक पोपो। तो यहाँ पे 3-4 चीजें आपने कवर कर ली। कोलंबिया में आपने देख लिया मैग्दलेना नदी, इक्वाडोर में आपने चिम्बाराजो और कोटोपैक्सी देख लिया, फिर आपने टिटिकाका झील देख ली, बोलीविया प्लेटो देख लिया और लेक पोपोज भी देख लिया। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखेंगे कि एंडीज पर्वतमाला की बात करें, इसकी और विशेषताओं की अगर हम बात करें कि एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में चिली अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित एक ओजेस डेल सलादो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। खूब कंफ्यूज हो गए, चिंता मत करो, लेकिन अगर स्टेटमेंट मेरे साथ लिखते चलोगे तो आपका कंफ्यूजन जो है कि बिल्कुल कम हो जाएगा या नाम मात्र का हो जाएगा, एकदम बहुत ही कम। अब यहाँ पे आपको कहीं ओजेस डेल सलादो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाता हूं। आप अपने मैप पे आइए, छोटा कर लेता हूं थोड़ा सा, और जहां पे आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से, देखिए कहां पे मैंने किया है, ये रहा सियरा या कैरो भी कह सकते हो, सियरा ओजेस डेल सलादो। इसके बारे में एक विशेषता लिखनी है। पहली चीज आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देना है कि ये एक तरफ चिली है और एक तरफ आपका अर्जेंटीना, यानी इन दोनों की सीमा पर है, यानी प्लस का इंडिकेट कर दो चाहे कैसे भी करके कि अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर अवस्थित है। और दूसरी बात अगर मैं करूं ओजेस डेल सलादो की, तो ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, यानी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अब आप कहोगे सर अभी आपने एक और लिखवाया था, आपने लिखवाया था कोटोपैक्सी के बारे में कि वो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन ध्यान देना कि उसके आगे मैंने शब्द लिखवाया है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय का मतलब मैंने बता दिया कि यहाँ पे हर दूसरे दिन, हर एक हफ्ते, हर महीने जो है कि कुछ ना कुछ ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक ऐसा ज्वालामुखी जो सबसे ऊंचा है विश्व का लेकिन उसमें कोई उद्गार नहीं हो रहा है, तो वो हो जाएगा आपका ओजेस डेल सलादो। अगर आप इसकी हाइट देखोगे तो 6908 मीटर, यानी लगभग 7 किलोमीटर की हाइट का है ये। तो इसके आगे क्या लिखना है आपको, ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। क्लियर हो गई बात। अब हम बात करेंगे एकांकागुआ की। अगर एकांकागुआ को देखोगे तो ये आपको 908 नहीं मिलके 960 किलोमीटर है, मतलब 960 मीटर। एकांकागुआ को अगर आप लिखोगे तो आपको लिखना है कि साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। देखो एक दिन में दोस्तों तैयार नहीं होगी ये सारी चीज, मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि पहली चीज
आप में से 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार इस तरीके से मैप को पढ़ रहे हैं, एटलस को पढ़ रहे हैं। उन्हें चीजें रटी हुई तो है, लेकिन माइंड में जो मैपिंग होनी चाहिए, जो दिमाग में एकदम फ्रेमिंग हो जानी चाहिए कि हम अगर साउथ अमेरिका घूम रहे हैं तो हम ऊपर कोलंबिया गए थे, वहां मैग्दलेना नदी में खूब हमने तैराकी की, कैरिबियन सागर में जाके गिर गए, फिर वहां से उठ के आए तो हम इक्वाडोर में आ गए, फिर कोटोपैक्सी में घूमे, ज्वालामुखी देख रहे थे, फिर हमने जो है कि चिम्बाराजे को देखा, उसके नीचे हम आए तो लेक टिटिकाका में हमने बोटिंग कर ली, लेक पोपो में घूम लिए, उसके नीचे हम आते हैं तो ओजेस डेल सलादो को देखते हैं जो सूख गया है ज्वालामुखी के नाम पे, कि वो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। फिर उसके नीचे आते हैं एकांकागुआ देखी, जो एंडीज पर्वतमाला या दूसरी भाषा में कहें तो साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये छोटी छोटी विशेषताएं आपको इसी तरीके से याद हो जाएंगी जैसे मैं मुंह जवानी 1 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज कर दिया। कैसे कर दिया मैंने? क्योंकि मैंने इस पे काम किया, मैंने इस पे प्रैक्टिस की है कई बार, तब जाके आज मैं आपको ये चीज बता पा रहा हूं। और आप भी इस चीज के लिए परफेक्ट हो जाओगे, लेकिन आपको इसके साथ काम करना पड़ेगा, मैपिंग को देखना पड़ेगा। तो एक बार में नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर रोज करोगे प्रैक्टिस तो बिल्कुल होगा दोस्तों। अब और आगे हम चलते हैं। तो आपको पेरू और चिली के उष्णकटिबंधीय तटीय मरुस्थल को अटकामा का मरुस्थल कहते हैं। आपको अटकामा डेजर्ट दिख रहा है दोस्तों कहीं पे? यहां पर आप देखोगे, जहां पे मैं पेन कर रहा हूं, ये देखिए बोलिविया प्लेटू के साइड में आप देखोगे अटकामा मरुस्थल या अटकामा डेजर्ट लिखा हुआ होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में क्या लिखनी है कि ये आपको एक तरफ पेरू देखने को मिलेगा ऊपर और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा चिली। ठीक है, तो पेरू और चिली की बाउंड्री पर है ये, यानी अटकामा मरुस्थल जो है वो पेरू और चिली के साथ बाउंड्री शेयर करता है। दूसरी इसकी विशेषता आपको लिखनी है कि ये उष्ण कटिबंधीय है। हालांकि आपको जब ज्योग्राफी ज्योग्राफी आपकी मेंस ओरिएंटेड जब मैं आपके लेक्चर लूंगा, नोट्स बताऊंगा, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैक्सिमम आपको जो मरुस्थल मिलेंगे 70% वो सारे के सारे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिलेंगे और पश्चिमी तट पर ही मिलेंगे। और क्यों मिलेंगे पश्चिमी तट पे, इसकी भी जानकारी आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे इस तरफ आपको पेरू देखने को मिलेगा, यहां पे चिली देखने को मिलेगा। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है उष्ण कटिबंधीय, तो यहां से जरा मेरे भाई देखो ये क्या जा रही है, ये जा रही है 0 डिग्री, और ये क्या जा रही है 20 डिग्री। तो आप देखो ना 0 से लेके 30 डिग्री के बीच का क्षेत्र कैसा होता है, उष्ण कटिबंधीय जोन होता है कि नहीं होता है? सॉरी, ये 0 डिग्री जो मैंने बता दिया ये गलत हो गया, 0 डिग्री नहीं थी, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न थी जो कि 23.5 डिग्री थी। ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा होगी, और यहाँ पे 20 डिग्री होगी, यहाँ पे आपको दिखेगी 22 डिग्री या मतलब 18 डिग्री, जो भी चीजें हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे उष्ण कटिबंधीय जोन में जो है कि इसका विस्तार देखने को आपको मिलेगा। किसका विस्तार मिलेगा उष्ण कटिबंधीय जोन में? आपके अटकामा डेजर्ट, बोलिविया प्लेटू, ये सभी के सभी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कहलाते हैं। जो कि अगर मैं कहूं एक और विशेषता लिखो, जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, यानी सबसे शुष्क ड्राई मरुस्थल है। सहारा का ऑप्शन नहीं लगाना है आपको, सहारा में तो थोड़ी बहुत वेट होती है, थोड़ी बहुत गीली होती है क्योंकि वहां पे बारिश वगैरह होती है, लेकिन यहां नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेरू की जलधारा बहती है, हम्बोल्ट की जलधारा, और वो एक ठंडी जलधारा होती है, और ठंडी जलधारा होने की वजह से यहाँ पे कोई भी नमी नहीं होती, कोई भी जो है कि बरसात नहीं होती, कोई भी जो है कि वर्षा का मौसम नहीं होता। इसलिए ये विश्व की सबसे सूखी हुई जो है कि मरुस्थल भूमि मानी जाती है। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि शुष्कतम मरुस्थल कहां का? विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल भी इसको कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गई चीजें? ठीक है, चिली में अवस्थित अरिका विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है जो एक समय। अब यहां पे देखो, आपको एक नई लोकेशन ये लिख लिया आप लोगों ने अटकामा मरुस्थल के लिए कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। अब इसमें देखोगे कि चिली में ही अवस्थित एक अरिका नाम की जगह आपको देखने को मिलेगी। वो मिलेगी आपको पॉलिटिकल मैप में। जरा अपने पॉलिटिकल मैप में नजर घुमाओ, और अभी आपने यही चीज तो यहां पर देखी थी, ये आपका पेरू है, और यहां पे आपने देखा था अटकामा मरुस्थल इसी जोन में, और इसी जोन में आपको एक अरिका नाम की जगह देखने को मिल रही होगी। देखो अरिका मिल गया जहां पे मैंने हाईलाइट किया, बिल्कुल चिली और पेरू की बाउंड्री पर ही आप मान सकते हो। ये जो है कि चिली में अवस्थित जो अरिका है ये विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। भाई जब यहाँ पे आपका अटकामा मरुस्थल जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, तो इसमें अवस्थित शहर भी तो सबसे शुष्कतम होगा। तो आपको क्या लिखना है कि ये विश्व का, अरिका की मैं बात कर रहा हूं, विश्व का सबसे शुष्कतम शहर है। कौन सा है? विश्व का सबसे शुष्कतम शहर भी स्थित है, या स्थान कह सकते हो, जो गलीचे के भंडार के लिए महत्वपूर्ण था। किसके लिए? गलीचे, CALICHE, क्या मैंने बताया? CALICHE, जो कि गलीचे के भंडार के लिए महत्वपूर्ण था। अब इसका भंडार समाप्त हो जाने के कारण अरिका का आर्थिक महत्व नहीं रह गया। जब यहाँ पे खनिज संसाधन ही समाप्त हो गए, तो फिर भाई इस शहर में कोई आर्थिक महत्व क्यों रह जाएगा? अब इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई।
ठीक है। और ऐसी स्थिति में इसे घोस्ट टाउन या प्रेतों का शहर भी कहा जाता है। तो इस बात को भी आप लिख लो जरा, क्या मैंने बताया, अरिका को क्या कहते हैं, घोस्ट टाउन कहते हैं। घोस्ट टाउन का मतलब होता है दोस्तों पहली चीज की जहां पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है, या जहां पे अब लोगों ने रहना छोड़ दिया, जहां पे खनिज संसाधन समाप्त हो गए। घोस्ट टाउन का मतलब हो गया प्रेतों का शहर। किसका शहर है, प्रेतों भूतों का शहर अब बन गया है एक तरीके से, जो कि एक जमाने में गलीचे का महत्वपूर्ण भंडार हुआ करता था, लेकिन ये सबसे शुष्कतम शहर हो गया। यहाँ पे ना पानी मिलता है ना कुछ मिलता है, और आर्थिक महत्व भी इसका खत्म हो चुका है गलीचे भंडार के समाप्त होने की वजह से, इसलिए इसको घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। और अगर हम आगे देखें तो अटकामा का मरुस्थल विश्व के स्तर पे तांबे के भंडार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि विश्व के स्तर पे चिली जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट भंडार रखता है तांबे का। और चाहे तो आप फिजिकल में लिख लो, या फिर आप यहाँ पे पॉलिटिकल में भी लिख सकते हो। इस तरीके से यहीं पर आप लिख सकते हो कि अटकामा मरुस्थल जो है वो किसका भंडार रखता है, सबसे इंपॉर्टेंट तांबे का भंडार रखता है। किसका, तांबे का भंडार रखता है। और यहाँ पे चिक्विकमाटा, चिक्विकमाटा मिला आप लोगों को, आपके पॉलिटिकल मैप में नहीं लिखा होगा, लेकिन आपको पॉलिटिकल मैप में एक इक्विक करके एक जगह दिख रही होगी। क्या दिख रही होगी, इक्विक करके, ये रहा, ठीक है। अरिका के जस्ट नीचे ही है दोस्तों, अरिका के जस्ट नीचे ही सेकंड पॉइंट है इक्विक करके, और यहीं पे आप चिक्विकमाटा का नाम लिख लीजिए, जो कि तांबा के खनन का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। क्या नाम है, मैं लिख रहा हूं, आप नोट करिएगा, CHUQUICAMATA। इसको हम बोलते हैं चिक्विकमाटा, चिक्विकमाटा, जो कि इक्विक नाम के शहर के समीप ही स्थित है, और ये तांबे खनन के लिए महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इसे विश्व के स्तर पे विश्व की तांबा राजधानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तांबा राजधानी, यानी कि क्या बोलेंगे हम, कॉपर कैपिटल के नाम से जानते हैं। या तो इक्विक ऑप्शन आ जाएगा या फिर चिक्विकमाटा भी आ सकता है, तो दोनों ही आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि तांबे की राजधानी विश्व में किस देश में पाई जाएगी, चिली में पाई जाएगी। चिली में कौन सा शहर आएगा, ऑप्शन में अगर आपको चिक्विकमाटा भी देखने को मिल सकता है या फिर इक्विक भी देखने को मिल सकता है, ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आ सकता है। और ये विश्व के स्तर पे तांबे का सबसे अधिक खनन करता है, इसलिए यहाँ पे तांबे की राजधानी इसको कहा जाता है। क्लियर हो गई। वहीं आप जहां पे आप डॉट डॉट करके एक रेखा जा रही है, जिसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं, यहां पे एंटोफेगास्टा नाम की एक जगह देखने को मिलेगी। एंटोफेगास्टा, एंटोफेगास्टा की बात करेंगे तो ये मध्य चिली में स्थित है और भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में स्थित है। कौन सी जलवायु में स्थित है, भूमध्य सागरीय। अब आपको भूमध्य सागरीय नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपने मैप में क्लास के बाद आप देख लीजिएगा, बस यहाँ पे इतना हिंट कर लीजिए कि भूमध्य सागरीय जलवायु में स्थित है। यानी जिस क्षेत्र में आप भूमध्य सागर को देखते हो, जो लगभग 30 से 35 या 25 से 30-35 के आसपास जो क्षेत्र होते हैं, उसी को हम भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। और ये जलवायु जो मुख्य रूप से है वो रसदार फलों की खेती के लिए फेमस है। रसदार फलों की खेती के लिए फेमस है, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, लीची हो गया, अंगूर हो गया, संतरे हो गए, नींबू हो गए, इनकी खेती के लिए ये फेमस माना जाता है, रसदार फलों की खेती के लिए। तो एंटोफेगास्टा किस लिए फेमस हो गया, रसदार फलों की खेती के लिए ये फेमस हो गया। क्लियर हो गई। और यहाँ पे रसदार फलों की उत्पादन होता है, जिससे कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं अगर आप और नीचे बढ़ोगे तो वेलपेराजो और सैंटियागो भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप और नीचे आओगे तो आपने चिली की राजधानी पढ़ी थी सैंटियागो, और वहीं पे आपको वेलपेराजो भी देखने को मिलेगा। तो वेलपेराजो और सैंटियागो की बात करेंगे, ये दोनों ही क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए, खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है। ये सब देखिए क्षेत्र छोटे छोटे हैं, आपको अभी लगेगा कि सर पता नहीं क्या आप चीजें पढ़ा रहे हो, लेकिन जब आप पीवाईक्यू करोगे तो आपको ये सारी लोकेशन देखने को मिलेंगी। खाद्य प्रसंस्करण केंद्र के लिए फेमस है वेलपेराजो और सैंटियागो, और ये दोनों ही क्षेत्र चिली के हैं। चिली की राजधानी सैंटियागो है। आप देखोगे आरओ एग्जाम्स में आपको अफ्रीकन देशों की राजधानी मिलान करने के लिए आई थी, युगांडा की आई थी, कांगो की आई थी। तो ये हम हर देश की राजधानी पढ़ते हुए चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कनाडा की राजधानी ओटावो है, यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो थी, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा थी, और फिर उसके बाद हमने चिली की राजधानी पढ़ी सैंटियागो, पेरू की राजधानी लीमा पढ़ ली। तो राजधानियां भी साथ के साथ आपकी तैयार होती चली जाएंगी, इससे आपके ऊपर अलग से प्रेशर नहीं पड़ेगा इसे तैयार करने का। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। देखिए पहली क्लास में हम लोग केवल उतनी ही चीजों को तो कवर करेंगे जितना आप लोग तैयार कर सकोगे, ठीक है। अगर वो चीज नहीं तैयार कर पाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, इसीलिए केवल उतना ही हमें डाइजेस्ट करना पढ़ना है जितना हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है ये बात। चलिए आगे देख लेते हैं इस चीज को। और यहीं पर आप देखोगे वेलपेराजो से भी एक
ट्रांस एंडियन रेलवे का पश्चिमी जंक्शन भी माना जाता है। एंडियन क्यों कह रहा हूं, एंडीज पर्वतमाला है, जैसे हम लोग देखते हैं ना रेलवे जोन जो है कि हम लोग देखते हैं, जैसे भारत में भी देखते हैं कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे ट्रैक है, दिल्ली से है, तो ऐसे ही जो है कि वहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे इसकी खासियत अगर मैं आपको बता दूं तो ये वेलपेराजो जो है कि कौन सा हो गया, वेस्टर्न जंक्शन हो गया। अभी इसकी आपको खासियत नहीं समझ में आ रही है, अभी मैं बताऊंगा तो समझ में आ जाएगी। ट्रांस इंडियन रेलवे का पश्चिमी जंक्शन है और यह रेलवे एंडीज पर्वत के उत्पलासा दर्रे को पास करते हुए मेंडोजा से होते हुए अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स तक जाती है। तो इसको आप कुछ इस तरीके से आप ऐसे करके इंडिकेट कर सकते हो, इस तरीके से यहां तक आती है, ये रहा ब्यूनस आयर्स, ठीक है, ब्यूनस आयर्स को जो है कि जोड़ती है और यहाँ पे ये मेंडोजा से होकर जाती है। रुक जाइएगा, ये इस तरीके से यहाँ आती है मेंडोजा, फिर मेंडोजा से यहाँ ब्यूनस आयर्स तक आती है। अब इसकी खासियत समझिएगा, आप देखो ब्यूनस आयर्स भी तटीय क्षेत्र में, वेलपेराजो भी तटीय क्षेत्र में। अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है साउथ पैसिफिक ओशियन और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है साउथ अटलांटिक ओशियन। तो कहीं ना कहीं ये जो रेलवे ट्रैक है, ये जो रेलवे मार्ग है, ये आपको पैसिफिक ओशियन से अटलांटिक ओशियन में लेकर जाता है। यानी अगर आपको इस देश से उस देश की ओर व्यापार करना है, चिली को अर्जेंटीना के साथ या ब्यूनस आयर्स तक भेजना है, तो वो इस ट्रेन का यूज कर सकते हैं, इस ट्रेन के माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए वेलपेराजो और ब्यूनस आयर्स एक इंपॉर्टेंट जो है कि ट्रांस इंडियन रेलवे जंक्शन माने जाते हैं। ब्यूनस आयर्स आपका पूर्वी जंक्शन हो गया और जबकि वेलपेराजो आपका पश्चिमी जंक्शन हो गया, जो कि साउथ पैसिफिक ओशन में है और ब्यूनस आयर्स जो है कि साउथ अटलांटिक ओशन में है। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि जोड़ बन जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ जाइए नीचे और आप चलोगे तो मैगदलिना स्ट्रेट, मैगलन स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एक मैगलन नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इस स्ट्रेट से होकर जो है कि इसकी खोज की थी, इसलिए इनके नाम पर इसको रख दिया गया है। अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे मैगलन स्ट्रेट लिखा होगा दोनों तरफ, आप देखोगे मैगलन जल संधि। और मैंने आपको बताया कि जल संधियां क्या करती हैं, महासागरों को या वाटर बॉडीज को, किसी प्रकार की झील, नदी, तालाब, महासागर, समुद्र, इनको आपस में जोड़ती हैं और जो लैंड होते हैं, जो स्थल खंड होते हैं, उनको अलग करती हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा देखने को मिलेगा, बताइए जल्दी बताइए। यहाँ आपको देखने को मिलेगा साउथ अटलांटिक ओशियन और इधर देखने को मिलेगा साउथ पैसिफिक ओशियन, या दूसरी भाषा में अगर मैं कह दूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, मैगलन स्ट्रेट के पास, मैगलन स्ट्रेट के पास आपको यहाँ पे अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा और यहां मिलेगा प्रशांत महासागर। तो अब आप ऑटोमेटिकली समझ चुके हो मेरे पहले 5 लेक्चर को देख के कि सर ये किसको जोड़ रहा है। स्ट्रेट जो मैगलन स्ट्रेट है ये प्रशांत महासागर को या दक्षिणी प्रशांत महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जोड़ रहा है। लेकिन ये अलग किसे कर रहा है दोस्तों, तो आप देखोगे ये दक्षिण अमेरिका को टिएरा डेल फ्यूगो से अलग कर रहा है। टिएरा डेल फ्यूगो को कहां पे देखोगे तो ये रहा टिएरा डेल फ्यूगो, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से ऐसे करके ऐसे जाता है, ठीक है। आप कैसे देख पा रहे हो, मैगलन स्ट्रेट कुछ इस तरीके से पुंता अरेनास के पास से होकर जाता है, यहाँ पे पुंता अरेनास भी लिखा हुआ है और यहाँ पे मैगलन स्ट्रेट इधर भी है और यहाँ पे ये हो गया आपका टिएरा डेल फ्यूगो। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कि पूरे दक्षिण अमेरिका को, ये जो दक्षिण अमेरिका है इससे अलग कर रहा है। तो स्थल खंड कौन सा अलग होगा, टिएरा डेल फ्यूगो, और साथ में साउथ अमेरिका अलग हो गया। इस जल संधि के समीप यानी मैगलन स्ट्रेट के समीप आपको पुंता अरेनास देखने को मिलेगा। पुंता अरेनास जो कि दक्षिणी चिली में एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो ये किस क्षेत्र में, रेड वाला कलर किसका है, चिली का है। तो ये आपका कैसा हो गया, दक्षिणी चिली का क्षेत्र हो गया और दक्षिणी चिली में पुंता अरेनास आपको देखने को मिला। तो हाईलाइट कर लीजिए जल्दी से पुंता अरेनास को, बंदरगाह के रूप में दक्षिणी चिली का, और यह विश्व का दक्षिणतम शहर है। क्योंकि अगर एक बार आप वर्ल्ड मैप को देखोगे, मैं भी आपको दिखाता हूं वर्ल्ड मैप में भी, ये दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर माना जाता है, दुनिया का, ध्यान देना, विश्व का सबसे दक्षिणतम शहर। तो चलिए एक बार मैं आपको वर्ल्ड मैप पे इस चीज को दिखा दूं। अब यहाँ पर आपके पास वर्ल्ड मैप मैंने ओपन किया, हालांकि आप अपनी बुक में पेज नंबर 100 या 101 के आसपास वर्ल्ड मैप देखने को मिलेगा। अब जरा एक नजर दौड़ाइए, तो सबसे दक्षिणी जो है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो या न्यूजीलैंड की, तो कुछ यहाँ पे, अगर मैं इसको सीधे लेकर आऊं तो कुछ यहाँ पे है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि पुंता अरेनास जो है कि सबसे दक्षिणी शहर क्यों है, क्योंकि अगर मैं इसको और जूम करता चला जाऊं और यहाँ तक आप अगर लेके आऊं तो यहाँ पे कुछ छोटा छोटा लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, पुंता अरेनास जिसे मैं कह रहा हूँ। तो यहां पर देख पाया पुंता अरेनास, ये रहा, ये जो है कि सबसे दक्षिणतम शहर माना जाता है। कहां का माना जाता है, ये विश्व का सबसे दक्षिणतम शहर, और ये कहां पर है, ये साउथ अमेरिका में दक्षिणी चिली में आता है। किस में आता है, ये दक्षिणी चिली में, अर्जेंटीना नहीं करना है, गलत नहीं करना, दक्षिणी चिली में आता है ये। इतनी बात क्लियर हो गई। और यहाँ प्राकृतिक दशाओं के प्रतिकूल होने के कारण खनिज तेल का आर्थिक दृष्टि से दोहन नहीं हो पाता। प्राकृतिक दशा क्यों प्रतिकूल है, क्योंकि यहीं पर आप देखोगे अंटार्कटिक जो है कि
मतलब कि अंटार्कटिक महाद्वीप यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि पूरी तरीके से क्या होता है, बर्फीला क्षेत्र होता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आपको बहुत तेज हवाएं चलती है, जिसको हम लोग गरजता चालीसा, चीखता साठा, पचासा, जो 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री पे बहुत तेजी से हवाएं चलती है ना, यहाँ पे स्थलखंड होता नहीं, बिल्कुल खाली हवाएं चलती है यहाँ पे बहुत तेजी से। तो यहाँ पे आर्थिक रूप से दोहन कर पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे अब हम लोग अपने साउथ अमेरिका मैप पे आ चुके हैं वापस। और आज हम लोग जो है कि अभी हम एक और चीज बताएंगे यहीं पर आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिकल मैप में। अगर आप पॉलिटिकल मैप देख रहे होगे तो यहाँ पे ये रहा टेरा देल फ्यूगो, ये रहा मैगलन स्टेट, और यहीं पे पुंता अरेनास भी देखने को मिलेगा। और अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, एक उजेरियो करके आपको देखने को मिला होगा, जो टेरा देल फ्यूगो का मुख्यालय है, जो कि विश्व का सबसे दक्षिणतम आदिवासी क्षेत्र है। उजेरियो देखने को मिला आपको कहीं पे? नहीं मिल रहा है तो मैं बता दूं, एक बार अपने पॉलिटिकल मैप में आ जाइए। ये रहा टेरा देल फ्यूगो, और इसी के नीचे ओजेरियो करके लिखा हुआ है क्षेत्र। क्या लिखा हुआ है? ओजेरियो। और ओजेरियो के लिए ये देखिए एक छोटा सा व्हाइट डॉट बनाया गया, ये वाला ओजेरियो। ये जो है कि सबसे दक्षिणतम आदिवासी क्षेत्र माना जाता है, जो कि टेरा देल फ्यूगो का मुख्यालय भी है। और पुंता अरेनास जो है कि सबसे दक्षिणतम शहर है। क्षेत्र और शहर दोनों में डिफरेंस करिए। शहर का मतलब पूरा एक सिटी है, वो बंदरगाह है, वहां पे खनिज है, ठीक है, तो वो सबसे दक्षिणतम शहर है। लेकिन सबसे दक्षिणतम आदिवासी क्षेत्र जहां पे लोग रहते हैं तो उसका नाम होता है ओजेरियो, और ये टेरा देल फ्यूगो का मुख्यालय भी है। और इसी के पास आपको केप हॉर्न करके एक जगह देखने को मिलेगी, जो आपको फिजिकल मैप में देखने को मिलेगी। और ये जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ये लिखा हुआ है केप हॉर्न। अगर मैं इसको करूं तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये साउथ अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु है। कैसा बिंदु है ये? दक्षिणतम बिंदु है ये। ठीक है, ये साउथ अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है केप हॉर्न। तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। तो अब आ जाओ मेरे साथ, रिवीजन करने के लिए तैयार हो जाओ। पॉलिटिकल मैप में आ जाओ जल्दी से, क्योंकि जो पैटर्न है हमारा वो यही है कि हम लोग पहले 10 मिनट रिवीजन करते हैं प्रीवियस क्लास का, और उसके बाद जो है कि आगे की क्लासेस को करते हैं, या फिर पहले क्लास कर लो और रिवीजन बाद में कर लो। तो हमने शुरू किया था यहाँ से कोलंबिया, जिसकी राजधानी हमने बोगोटा देखी थी, फिर इक्वाडोर जिसकी राजधानी इक्वेटो देखी थी। अब ध्यान देना कि आप अपना मैप बंद कर सकते हो, आप अपनी आंखें बंद करो और मेरी बातों को सुनो और रियलाइज करो कि हम इस समय किस लोकेशन पर हैं, हम किस लोकेशन पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके नीचे हमने पेरू देखा था, पेरू की राजधानी लीमा है। लीमा के और नीचे उतरते हैं हम लोग तो यहाँ पे हमने देखा था चिली, चिली की राजधानी सैंटियागो थी। फिर इसके बाद हम लोग ऊपर आए थे दोबारा पूर्वी तट की ओर चलने के लिए, तो यहाँ पर कोलंबिया बोगोटा हो गया, वेनेजुला की राजधानी कराकस देखी थी, फिर गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन देखी थी, सूरीनाम की राजधानी देखी थी परमरियागो देखी थी, फ्रेंच गुयाना जो कि दोनों भाई होते हैं अलग अलग रहते हैं कैनिन देखी थी, फिर ब्राजील की राजधानी हम लोगों ने ब्राजीलिया देख ली थी। फिर ब्राजील के नीचे आते तो उरुग्वे देखने को मिलता है, जिसकी राजधानी मोंटेवीडियो है। लेकिन दो लैंडलॉक कंट्री थी जो कि दो भाई आपस में नहीं रहते, तो उरुग्वे और पराग्वे अलग अलग हैं। तो पराग्वे की राजधानी असंसियस थी और बोलीविया की राजधानी लापाज थी। ये सारी चीजें हमने देखी थी। फिर हम इसी पॉलिटिकल मैप में ही कोलंबिया में आते हैं और मैगदलेना नदी को देखते हैं, जो कि कैरिबियन सागर में गिरती है, और ये कोलंबिया की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। उसके नीचे हम लोग इक्वाडोर में आते हैं और यहाँ पे चिम्बाराजो और कोटोपैक्सी नाम की दो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला देखते हैं। कोटोपैक्सी के बारे में हमने बात की थी कि ये विश्व की सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, जबकि चिम्बाराजो की बात करेंगे तो पूरे इक्वाडोर का सबसे ऊंचा पर्वत देखा था। उसके नीचे हम लोग और आते हैं तो हम लोगों ने बोलीविया और पेरू के समीप हम लोगों ने लेक टिटिकाका देखी थी, टिटिकाका झील, जो कि विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। उसी के नीचे हमने बोलीविया की एक छोटी सी झील देखी थी, लेक पोपो, जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर वहीं पर हमने इसी के नीचे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने एक अटकामा मरुस्थल देखा था, डेजर्ट देखा था, जो चिली और पेरू की सीमा पर है। ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, किस लिए? क्योंकि यहाँ पे तांबे के भंडार देखने को मिलते हैं। अरिका नाम का यहाँ पे घोस्ट टाउन भी है जो कलीचे के लिए फेमस है। और इसी के पास हमने इक्विक नाम की एक जगह देखी थी, जिसमें एक चिक्विक कमाटा है, जिसको तांबा कैपिटल भी कहते हैं विश्व की। इसी के बगल में हमने बोलीविया का पठार देखा था, जो कि टिन के भंडार के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके नीचे जब हम आते हैं तो चिली की राजधानी सैंटियागो की बात करेंगे, और वेलपेराजो, जो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन वेलपेराजो जो है कि पश्चिमी जंक्शन होता है ट्रांस इंडियन रेलवे का, और वहीं पे ब्यूनस आयर्स, जो कि मेंडोजा से होकर ब्यूनस आयर्स जाते हैं, ये आपका पूर्वी जो है कि सबसे जंक्शन होता है, जो साउथ पैसिफिक ओशन को साउथ अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है। इसके नीचे हम लोगों ने देखा था मैगलन स्ट्रेट, और मैगलन स्ट्रेट क्या करता है? साउथ पैसिफिक ओशन को साउथ अटलांटिक ओशन से जोड़ता है और साउथ अमेरिका को
किससे अलग करता है? तो टेरा देल फ्यूगो से। और टेरा देल फ्यूगो का सबसे दक्षिणतम आदिवासी क्षेत्र है आपका ओजेरियो, और उसके भी नीचे सबसे नीचे आपको केप हॉर्न देखने को मिला था। हालांकि ये एक छोटा सा रिवीजन मैंने कराया, हालांकि कुछ चीजें यहाँ पे छूट गई होंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन एक आपको आइडिया लग गया होगा। और जो छूटी हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एकांकागुआ जैसे छूट गया आपका, या आपने देखा होगा ओजेस डेल सेलादो, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन वो सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। तो जो चीजें हैं वो हम लोग कल फिर रिवीजन करेंगे, और उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हो, या फिर वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जहां पे 2 लिंक है। एक टेलीग्राम चैनल का है जिसमें लगभग 6,500 से अधिक हमारा परिवार हो चुका है, और दूसरा 1,000 से अधिक डिस्कशन ग्रुप के लिए है। तो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो, वहां पे अपनी जो भी क्वेरी रखोगे वहां पे मैं उसका रिप्लाई करता हूं। तो चैनल पे पहली बार तो फॉलो कर लेना, और इससे पहले आप नॉर्थ अमेरिका की 5 लेक्चर देख लेना, ताकि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।